एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे साइंस के इस वन शॉर्ट सीरीज के अंदर एक नया चैप्टर फ्रिक्शन। बाकी के जितने भी चैप्टर्स आपने देख लेंगे उन्हें बढ़िया से देख लीजिए और उनके नोट्स बना लीजिए और एक एक चैप्टर आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते चलिए। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन बेसिकली कुछ नहीं होता। फ्रिक्शन समझना है तो सिर्फ समझिए एक ऑपोजिंग फोर्स। भाई साहब, ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी कार है। ये क्या है? ये कार है। ये कार चलती किस में है? गाड़ी में। तो गाड़ी की रफ्तार है इस तरफ, गाड़ी की रफ्तार है। ये मान लो, अगर मैं डायरेक्शन आपको दिखा दूं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट मान लो। तो मान लो गाड़ी की डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ, तो गाड़ी जा रही ईस्ट की तरफ। आपने देखा होगा कभी कभी जब ब्रेक मारते हो तो गाड़ी थोड़ी सी पीछे हो जाती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब आगे ईस्ट की डायरेक्शन की ओर चलती है, उस गाड़ी में हमेशा एक ऑपोजिंग फोर्स लगा हुआ रहता है। हमेशा एक ऑपोजिंग फोर्स लगा हुआ रहता है। उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी रुकावट होता है, रुकावट। फ्रिक्शन यानी रुकावटें होती हैं और एक ऑपोजिंग फोर्स है। देखिए, जिस डायरेक्शन में मोशनल फोर्स, जिस डायरेक्शन में मोशन फोर्स हो रहा होगा, यानी जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं ऑपोजिंग फोर्स, जो कि फ्रिक्शन। तो आइए जानते हैं डिटेल में फ्रिक्शन के बारे में इस चैप्टर के अंदर। ठीक, और नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, इन नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्रिक्शन पहला टॉपिक आपका है। फ्रिक्शन क्या है भाई साहब? फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। सिंपली इसका अर्थ है, यानी एक ये आपका ग्राउंड है, या फिर आप इसको समझ सकते हैं ये सरफेस है। मान लो ये सरफेस है। ये क्या है? सरफेस है। यहां पर ये सरफेस, मान लो ये टेबल है। ये क्या है? टेबल। और टेबल के ऊपर मैंने रखा है डस्टर। क्या रखा है? डस्टर रखा है। ठीक, यानी टेबल और डस्टर को मैंने रखा है। जब मैंने डस्टर को यहां पर खींचा इस ओर, यानी मैंने फोर्स लगा, जो ब्लैक कलर की पेन से एरो आपको दिख रहा है, जो ब्लैक कलर की पेन से जो एरो दिख रहा है वो है फोर्स। देखिए, जब आप चीजों को फोर्स दे रहे हो तो आपको कभी कभी दिक्कत होता है कि नहीं? जब हेवी चीज होता है, मतलब कोई हेवी चीज, मान लो आपके सामने एक टैंक रखा गया है। टैंक, मान लो आपके सामने मैंने एक बस रखा है। अब बस का धक्का दो, आप बस को धक्का दो, क्या दे पाओगे? नहीं। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि बस का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज्यादा है। वही आप, अगर आपको अपने एक इस डस्टर को, आपके सामने मैंने दो चीज रखी है, डस्टर रखा है आपके सामने, मैंने डस्टर रखा है और एक बस रखा है। बस रखा गया आपके सामने, डस्टर रखा गया है। तो आप किसको धक्का दे पाओगे आसानी से? किसको फोर्स किसको आप अपने रिलेटिव मोशन से हिला पाओगे? आप कहोगे सर सिंपली अगर मैंने दोनों को फोर्स दिया तो आप कहोगे सर डस्टर को हमने हिला दिया। क्यों? क्योंकि डस्टर के अंदर जो फ्रिक्शन था वो कम था और यहाँ पर फ्रिक्शन था जो ज़्यादा था। क्योंकि यहाँ पर जब एक बस की बात आती है, बस क्या होता है, आप जब बस के ऊपर फोर्स लगाते हो तो इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द मोशन फोर्स। सो इसीलिए यहाँ पर इसे धक्का लगाना ईजी हो क्या होता है, मुश्किल होता है। यानी जब भी कोई बॉडी, यानी जब भी कोई दो बॉडी, मान लो जैसे कि यहाँ पर क्या है, टेबल है, ये टेबल है और ये टेबल का सरफेस है और सरफेस के ऊपर मैंने डस्टर रखा है। जब मैं इस डस्टर को इस ब्लैक कलर की आरो की ओर धकेल रहा हूँ, यानी इसको एक तरफ फोर्स दे रहा हूँ, या मान लो ईस्ट डायरेक्शन में से फोर्स दे रहा हूँ, तभी इसके ऑपोजिट वेस्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन इज द ऑपोजिंग फोर्स, द फोर्स व्हिच ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन। सिंपली इसका अर्थ यही है, यानी एक ऐसा फोर्स है जो कि हर किसी बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है? यानी अगर एक बॉडी को मैं ईस्ट डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्स यानी रिलेटिव फोर्स दे रहा हूं और वो किसके कंटैक्ट में है? टेबल के कंटैक्ट में, टेबल के सरफेस के कंटैक्ट में है, तो उसको अपोज कर रहा है एक और फोर्स। वो कौन है? फ्रिक्शन। ठीक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स। तो मेरा अप्लाइड फोर्स क्या है? मैंने ईस्ट की डायरेक्शन है, यानी जो रिलेटिव मोशन है, जिस मैंने किस और अपने फोर्स को अप्लाई किया है? ईस्ट डायरेक्शन में। बट
जो ऑपोजिंग फोर्स जो फ्रिक्शन वो किस डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन में है, तो हुआ ना ऑपोजिट। यानी मैंने कहा ये एक ऑपोजिंग फोर्स, यानी अब जिस और चीजों को धकेलोगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स पड़ेगी उसे हम कहेंगे फ्रिक्शन। सिंपली से डेफिनेशन याद रख सकते हो। सिंपली आप ये कह सकते हो ये एक ऑपोजिंग फोर्स है which opposes the relative motion between the two objects in contact and it's always direction opposite to the applied force। क्लियर, डेफिनेशन क्लियर है। फ्रिक्शन का क्वेश्चन पूछता है कभी व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शंस, 1 मार्क या 2 मार्क का आ सकता है, ये 2 मार्क का मिनिमम क्वेश्चन आता है। व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शन एंड राइट इट्स इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शंस। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन आई है, और ये जो क्वेश्चन है ना, फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्वेश्चंस, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन, क्वेश्चन बनता है व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शंस, व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शन एंड राइट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन कैसे कॉज करता है इस चीज को समझिए। यानी फ्रिक्शन तो जाना एक ऑपोजिट फोर्स है, जिस डायरेक्शन, मान लो एक सब्सटेंस है आपके सामने, आपने इसको धकाला, क्या आपने इसको क्या किया, धक्का दिया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी रेड डायरेक्शन, यानी जो रेड पेन इस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में धक्का दिया। बट उसी के ऑपोजिट एक डायरेक्शन लगता है जो कि एफ फ्रिक्शन, और ये है अप्लाइड, ए अप्लाइड फोर्स, ये द फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए ये फ्रिक्शन कैसे कॉज होता है, यानी फ्रिक्शन क्यों होता है। देखिए फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज। क्या मैंने कहा, मैंने कहा इरेगुलरिटीज, रेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज on the surface on the object in contact, interacting of the micromolecules, irregularities of the two surface and plugging the header into the smoother surface। इस चीज को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा और आप इस चीज को समझ जाओगे और कोई चीज नहीं लगेगी। दोस्तों इट इज अ मार्बल, इट इज अ सॉयल। ये क्या है, ये मार्बल है और ये सॉयल है। तो मैंने क्या किया, मार्बल में आप कभी कभी स्लाइड करते होंगे नहीं, जब मार्बल में दौड़ोगे, जब यहां पर मार्बल में रन करोगे तो आपकी बॉडी थोड़ी सी स्लाइड होती है कि नहीं, ऐसे ना समझते हैं। मान लो ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, ये क्या है, ये जो सरफेस है पूरा प्लेन है, ये एक सरफेस है जो कि पूरी स्मूथ सरफेस है, पूरा प्लेन सरफेस है, पूरा क्लीन एंड इसका जो ये क्या है, बहुत स्मूथ है, ये क्या है, बहुत स्मूथ है, एंड इट इज वेरी पॉलिश, ये बहुत पॉलिश्ड, ये क्या है, बहुत पॉलिश्ड है, यानी प्लेन है, ये नहीं, ये उबड़ खाबड़ नहीं है। तो वहीं एक और चीज है जो कि ऐसी ऐसी उबड़ खाबड़ है, ये क्या अनपॉलिश्ड सरफेस है, ये क्या अनपॉलिश्ड सरफेस है जो कि स्मूथ नहीं है, प्लेन भी नहीं है, उबड़ खाबड़ है। तो आपने एक सब्सटेंस को इसके ऊपर रखा और इसके ऊपर रखा, तो दोस्तों जब आप यहां पर फोर्स अप्लाई करोगे और यहां पर फोर्स अप्लाई करोगे, ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। तो किन इन दोनों फिगर्स में, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, इन दोनों में से किसमें सब्सटेंस स्लाइड करेगा आसानी से, हाँ, इन दोनों फिगर में से किसमें सब्सटेंस स्लाइड करेगा आसानी से, बताइए, कमेंट में बताइए और अभी बताइए, हाँ मैं सुन रहा हूं, बताइए। फिगर 1 ना यार, अगर चीज बहुत पॉलिश हो, आप कहते हो नहीं यार हाथ से चीज फिसल क्यों जाता है, आप कहते हो ना कभी कभी हमारे हाथ से बहुत चीजें फिसल जाती, क्यों, क्योंकि वो जो सरफेस है वो बहुत पॉलिश्ड है, वो क्या है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत चिकना है।
जो मार्बल होता है, मार्बल क्या होता है, बहुत पॉलिश्ड सरफेस होता है कि नहीं। अगर आप मार्बल्स के ऊपर क्या करते हो, दौड़ के आके स्लाइड करोगे तो आप बहुत दूर तक स्लाइड कर दोगे, क्योंकि मार्बल क्या बहुत पॉलिश्ड है। वही आपके घर के सामने जो रोड है, जो कि कंक्रीट से बनी है, कंक्रीट रोड, आप कंक्रीट रोड में खुद स्लाइड करके देखिए। क्या आप कंक्रीट रोड में स्लाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कंक्रीट रोड अनपॉलिश्ड सरफेस है, उसके अंदर बहुत इरेगुलरिटीज है। देखिए यहां पर जो सरफेस है, यहाँ पर जो सब्सटेंस है और जो सरफेस है, इन तीनों के बीच क्या कोई इरेगुलरिटीज है? नहीं। देखिए यहाँ पर जो इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर चीजें ऊबड़ खाबड़ है, चीजें क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, यानी इरेगुलरिटीज है। तो ये जो सरफेस के इरेगुलरिटीज और इस प्रोडक्ट के इरेगुलरिटीज, ये क्या होते हैं, इसके इरेगुलरिटीज और इसके इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज यानी ऊबड़ खाबड़, यानी इस सब्सटेंस में जो ऊबड़ खाबड़ है और इस पदार्थ में और इस सरफेस में जो ऊबड़ खाबड़ एरियाज होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। क्या होते हैं? इंटरलॉक। इनके अंदर जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं, और इंटरलॉक होने के कारण क्या होता है, स्लाइडिंग मुश्किल होती है, यानी फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। यानी चीजें अप्लाइड फोर्स देने से क्या होती है, आगे नहीं जाती है। क्यों? फ्रिक्शन ज्यादा हो गया ना। वही एक पॉलिश सरफेस में आप किसी भी चीज को लो और फोर्स दे दो, वो बहुत दूर तक जाती है और बहुत दूर तक खींचती है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिश्ड सरफेस है, जिसके अंदर इरेगुलरिटीज नहीं है, उसके अंदर इरेगुलरिटीज नहीं है, जिस कारण जो सरफेस और उस सरफेस के कंटैक्ट में सब्सटेंस, उन दोनों के माइक्रोमोलिक्यूल्स एक दूसरे से कंटैक्ट नहीं हो पाते हैं। वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है, वही चीजें लिखी गई है। यानी कहना मैं चाहता हूँ, फ्रिक्शन एग्जिस्ट क्यों करता है, दो सब्सटेंस के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट क्यों करता है? इसीलिए करता है क्योंकि दोनों सब्सटेंस के बीच में जो इरेगुलरिटीज है, यानी सरफेस उबड़ खाबड़ है, यानी जो सरफेस है, जिस सरफेस में आप फ्रिक्शन स्लाइड करा रहे हो किसी सब्सटेंस को, इरेगुलर है, यानी वो पॉलिश्ड नहीं है, वो स्मूथ नहीं है, वो प्लेन नहीं है। और वो प्लेन ना होने के कारण उसके जो इरेगुलरिटीज है, जो उबड़ खाबड़ वाले एरियाज हैं और जो प्रोडक्ट के उबड़ खाबड़ वाले एरियाज है और सब्सटेंस के, वो दोनों आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिस कारण इरेगुलरिटी दोनों सरफेस का बढ़ जाता है, और जिस कारण वो इंटरलॉक हो जाने के कारण क्या होता है, क्या होता है, होता क्या है, क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं होता, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। क्या होता है? फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। एंड प्लॉइंग ऑफ हार्डर सरफेस इनटू द स्मूथ सरफेस। देखिए आपने एक चीज देखा है, हम मिट्टी को गीला करते हैं, फिर उसके ऊपर प्लॉइंग करते हैं, खेती करते हैं। देखिए जो मिट्टी होती है, जो आपका सॉइल है, क्या आप डायरेक्ट सॉइल के ऊपर जाके प्लॉइंग खेती करना शुरू कर देते हो? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो हार्डर सब्सटेंस है, जो हार्ड होती है, जो स्मूथ इरेगुलरिटीज है, वहां पर क्या होता है, जो प्लॉ होता है, जो प्लॉ आपका होता है, और प्लॉ और जो सॉइल, इन दोनों के जो इरेगुलरिटीज जो आपस में इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं? इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, फ्रिक्शन ऑकर्स करता है और फ्रिक्शन बढ़ जाता है धीरे धीरे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब खेती करते हैं तो उससे पहले सॉइल के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐसे से डाल देते हैं, जिससे मिट्टी क्या होती है, गीली हो जाती है। और मिट्टी गीली होने के बाद सबसे बढ़िया चीज क्या है, फिर प्लॉ करिए, चीजें घस 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 होने चलेंगी, घस घस घस। ठीक। तो फ्रिक्शन के कॉज देखिए थोड़ा सा, बट द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग फ्रिक्शन। देखिए द रफनेस ऑफ द फिगर, मैंने कहा अगर हमारा सरफेस स्मूथ है, अगर हमारा सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा। इस चीज को लिखिए, जितना सरफेस स्मूथ होगा, इस चीज को आप लिखिए बढ़िया से, अपने कॉपी में नोट करिए, इसको नोट करना बनता है। देखिए जितना सरफेस स्मूथ होगा, आपका सरफेस जितना स्मूथ होगा, फ्रिक्शन एफ लिख लेता हूं, एफ यानी फ्रिक्शन उतना कम होगा। और स्मूथनेस जितना कम होगा, फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। यानी रफनेस जितना ज्यादा होगा, फ्रिक्शन उतना होगा।
रफनेस जितना कम होगा फ्रिक्शन उतना कम होगा। यानी जितना ज्यादा सरफेस आपका रफ होगा, यानी इरेगुलर होगा, स्मूथ नहीं होगा, अनपॉलिश्ड होगा, उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा। द एक्सटेंट टू विच द टू सरफेस प्रेस टुगेदर, यानी आप जितने जोर से प्रेशर दोगे और प्रेस करोगे सब्सटेंस से, उतना ही, देखिए मान लो यहां पर एक पत्थर है, इस पत्थर को आपने बहुत जोर से फोर्स दिया, यानी 100 न्यूटन का फोर्स दिया, और 100 न्यूटन फोर्स देने का कारण क्या है, बहुत जल्दी से आगे चला गया और इसकी स्पीड बहुत आगे बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो फ्रिक्शन हुआ वो कम होगा, क्योंकि आपने जितना जोर से लगाया फोर्स, तो आपकी फोर्स वहां पर ज्यादा हो गई और सिर्फ फ्रिक्शन को भी तोड़ दिया। अगर वहीं आप 1 न्यूटन 2 न्यूटन का लगाओगे, तो जितना ज्यादा आप लगाओगे वो इतना नहीं हिलेगा, उतना वो नहीं हिलेगा, और ना हिलने के कारण क्या हो, जितना उतना फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देन द नेचर ऑफ द सरफेस, देखिए मैंने सरफेस, वही सेम चीज है, ये जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से है सरफेस। अगर सरफेस ऐसा ऐसा है, अगर सरफेस ऐसा है यानी इरेगुलर है, तो जो भी मैंने यहाँ इसके ऊपर सब्सटेंस रखा होगा तो उसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज होगी। तो इसका जो इरेगुलरिटीज और इसका इरेगुलरिटी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, और जिस कारण फ्रिक्शन ऑकर करेगा। यही चीज थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रिक्शन के प्रकार, देखिए फ्रिक्शन बहुत प्रकार के हैं। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी बॉडी रेस्ट हो, यानी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा है और बॉडी रेस्ट में है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी जब भी कोई बॉडी, देखिए बहुत लोग कहते हैं सर क्या जब एक बॉडी रेस्ट में होता है क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है? बहुत लोग कहते हैं सर यह पर बॉडी है, ये रेस्ट में है, हमने एक फोर्स दिया, अप्लाई फोर्स, हमने एक फोर्स अप्लाइड किया, हमने क्या किया, अप्लाइड किया एक फोर्स को, और जिस कारण ये मोशन में आ गया, ये बॉडी मोशन में गया। पर हालांकि दोस्तों वहीं बहुत लोग कहते हैं सर अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो क्या उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है? बहुत लोग कहते हैं मुझे क्या सर जब भी बॉडी रेस्ट में होती है क्या उसके ऊपर बिल्कुल फोर्स अप्लाई नहीं होता? भाई साहब होता है। कैसे? पहला फोर्स इस बॉडी की, ये बॉडी जो है यानी मान लो एक फुटबॉल है, ये क्या एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल का कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं, वेट होगा कि नहीं? हाँ, इस बॉडी का अपना कुछ वेट होगा कि नहीं? होगा, वेट होगा कि नहीं? देखिए वेट भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते फोर्स इज इक्वल टू mg। ये g क्या है भाई साहब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंडर देखिए एक्सेलरेशन जो होता है, यानी हम एक्सेलरेट करते हैं चीजों को, घुमाते हैं, एक्सेलरेट होते जाता है, वही होता है एक्सेलरेशन। देखिए हमने पिछले चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू ma, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटी के अंदर हो, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये एक्सेलरेशन a अर्थ के ग्रेविटी के अंदर, तो उसको हम g लिख लेते हैं, तो mg। ठीक, mg। आप इतना याद मत रखिए, आप सिंपली याद रखिए वेट एक प्रकार का फोर्स है, तो वेट एक प्रकार का फोर्स है, W इज इक्वल टू mg। देखिए दोस्तों आप कहोगे सर इस बॉडी का फोर्स हमेशा नीचे की ओर क्यों पड़ रहा है? देखिए आप जब खड़े होते हो तो आप नीचे की ओर ही आते हो कि नहीं? देखिए अगर एक बॉल है 100 kg का, उसको मैं ऊपर की ओर फेंकूंगा, ऊपर की ओर फेंकूंगा, यानी स्काई के ऊपर, यानी उसको मैं स्काई के ऊपर फेंक दूंगा, फिर वो कुछ समय के बाद नीचे क्यों आएगा? क्योंकि उसका वेट, जिसका जितना ज्यादा वेट है अगर उसको आप उतने ही ऊपर भेजोगे वो जल्दी उतना ही, यानी कम ऊपर जाकर जल्दी नीचे आ जाएगा। और जो हल्का है, देखिए जो हल्के बॉल्स होते हैं वो बहुत ऊंचा आते हैं और बहुत समय के बाद नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि वेट नीचे है। तो आपके वेट के कारण ही आप नीचे आ पाते हो, नहीं तो आप नीचे नहीं आ पाओगे।
देखिए हल्के लोगों को हम अपने हाथों में क्यों उठा देते हैं, क्यों मोटे लोगों को नहीं उठा पाते? यानी जिसका वेट, देखिए एक पत्थर है, एक मान लो एक पत्थर इमेजिन करिए एक पत्थर है जो 50 केजी का है, क्या आप उसे उठा पाओगे? नहीं। वहीं अगर 1 केजी का पत्थर है तो आसानी से उठा पाओगे। सिमिलर चीज यहीं पर है। क्यों? यही हमेशा वेट नीचे की ओर आता है, और इस वेट को, ये जो वेट है ना, ये एक फोर्स है, तो इसको पैरेलल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, देखिए अगर ये सब्सटेंस है और इसका बॉडी, इसका जो फोर्स हमेशा, यानी जो वेट है वो हमेशा नीचे की ओर आ रहा है, अगर इसका वेट हमेशा नीचे की ओर आएगा तो आने से कारण क्या होगा? ये मिट्टी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगर जो वेट, अगर इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, मान लो ये एक सब्सटेंस है, आपने इस ओर से 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, यानी 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या होगा? ये जो बॉडी है ये मूवमेंट करेगा यहां, बट अगर आपने यहां से 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस साइड से आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या होगा? ये बॉडी मूव करेगा? नहीं करेगा। तो वही सिमिलर चीज यही होता है, अगर एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका जो वेट, जो कि एक फोर्स है, वो हमेशा नीचे की ओर लगेगा, तो धीरे धीरे वेट, तो वो क्या होगा? बॉडी धीरे धीरे पाताल लोक के अंदर चला जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको बैलेंस करके रखने के लिए एक और फोर्स यहाँ पर होता है आर। ये आर क्या है? ये आर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, एनआरएफ, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम इसे कहते हैं। ठीक, और मान लो इस बॉडी को मैंने मूव किया, तो यहां पर इसका अप्लाइड फोर्स, और इस बॉडी के ऑपोजिट में हमें ना फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में होता तो ये फोर्स उसके ऊपर लगते हैं। ठीक, तो यही कहा है स्टैटिक फ्रिक्शन कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जो ऑपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन उसके ऊपर लगता है, जब वो रेस्ट में होता है, तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। हाँ भाई, फ्रिक्शन हमेशा इक्वल होता है। मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी को मैंने फोर्स इस ओर में दिया, इस डायरेक्शन में इसको मैं फोर्स दे रहा हूँ, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, इसको मैं फ्रिक्शन स्मॉल एफ लिख रहा हूँ, तो ये दोनों हमेशा इक्वल है, यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो एफ है, स्मॉल एफ, इसे फ्रिक्शन कहा जाता है, और कैपिटल एफ को अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। ठीक, यानी कहने का ये अर्थ है, अगर जो फोर्स, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स दिया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन है, और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट होते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज जस्ट द वेज ऑफ स्लाइडिंग ओवर द इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी जब बॉडी बर्ज होती है, स्लाइडिंग ओवर, जब बॉडी स्लाइड करती है, यानी बॉडी जब स्लाइड नहीं कर रही होती बट स्लाइड करने जा रही होती है, यानी देखिए बॉडी ऐसे रखी है, तो मान लो यहाँ पर अप्लाइड फ्रिक्शन है और इस डायरेक्शन में क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन है, जिस कारण बॉडी रेस्ट में है और इसके ऊपर लगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इस बॉडी के ऊपर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मान लो इस बॉडी को मैंने वर्ज किया और इसको मैंने क्या किया? स्लाइड करने के, ये बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, इसको स्लाइड कराया जा रहा है, यानी इसको फोर्स दिया जा रहा है जिससे स्लाइड करे, यानी कर नहीं रहा, ये स्लाइड में अभी तक आया नहीं है, यानी अभी तक बॉडी मोशन नहीं कर रहा है, बट ये करने की कगार पे है, यानी करने जा रहा है, तो उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी जब बॉडी पूरी तरह से मोशन में ना आ जाओ बट अंडरगो जा रहा हो, बट अंडरगोज हो, यानी नॉट इन दी मोशन बट अंडरगोज द मोशन, यानी मोशन के कगार में हो, जाने के कगार में हो। जैसे कि क्या होती है, जब रेड लाइट होती है तो आप व्हीकल को स्टॉप करना पड़ता है, और ग्रीन लाइट में क्या होता है दोस्तों? ग्रीन लाइट में क्या होता है? गाड़ी को जाना होता है, बट येलो लाइट में क्या होता है? गाड़ी को स्टार्ट मारना पड़ता है। इसी प्रकार से याद रखिए चीजों को। अगर रेड लाइट है तो
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर रेड लाइट है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैंने कहा जब बॉडी रेस्ट में हो और जो फ्रिक्शन उसके ऊपर लगे उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर बॉडी मूवमेंट करने के कगार में, यानी येलो में जब जब पीली बत्ती जलती है तो क्या होते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करने लगते हैं, गाड़ी स्टार्ट मारने लगते हैं कि हाँ अभी ग्रीन होगा जाएंगे। यानी गाड़ी नहीं जा रही है, अभी हम नहीं जा सकते, बट हमको रेडी होना है जाने के लिए। तो वहीं हमें मोशन करने के लिए रेडी होना है, हमें स्लाइड करने के लिए रेडी होना है। तो वही फ्रिक्शन को हम कहेंगे, तो उसी फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, सिंपली उस फ्रिक्शन को हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर बॉडी जा रही है, अब बॉडी मोशन कर रही है, अगर बॉडी मोशन करना शुरू कर दे एक बार तो ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट यानी क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सॉरी हाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आ जाइए स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या मैंने साथ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, with the force of friction which opposes the actual relative motion sliding motion between the two body contract sliding force is smaller than static friction। जब बॉडी स्लाइड कर रही होती है कि नहीं, जब एक सरफेस के ऊपर एक बॉडी स्लाइड कर रही होती है तो उस बॉडी स्लाइड करते समय उसके वो बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन में स्लाइड करती जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स रहता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो वही है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा छोटा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कैसे बताओ, देखो तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था, अप्लाइड फोर्स अगर 50 न्यूटन हो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाला। अगर एक मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया 50 न्यूटन फोर्स, तो इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो भी 50 न्यूटन होगा, जिस कारण बॉडी रेस्ट में है। तो वहीं अगर मैंने यहां पर 50 न्यूटन फोर्स लगाया तो यहां पर जो फ्रिक्शन होगा वो 20 न्यूटन का लगा। क्यों, तो जिस कारण बॉडी मोशन कर सके। अगर आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शन से तो आपकी बॉडी मोशन करेगी। अगर आपका मोशन यानी फोर्स कम है फ्रिक्शन के फोर्स से तो आपकी बॉडी मोशन नहीं करेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था 50 न्यूटन, बट यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना 20। तो हमेशा स्लाइडिंग, अगर बॉडी स्लाइड करती कैसे, एक बॉडी मोशन में आती कैसी है, एक बॉडी मोशन में क्यों आती है, कैसे आती है, वो स्लाइड क्यों कैसे कर पाती है, वो स्लाइड कैसे कर पाती है और मोशन में क्यों आ पाती है। इसका सिंपल आंसर है, आप जितने जोर से उसके ऊपर फोर्स लगा उसको आप अपने दोस्त को एक जोर से धक्का दो, वो नीचे गिर जाएगा बहुत जोर से। क्यों, क्योंकि आपने जितने जोर से उसको फ्रिक्शन दिया, जितने जोर से उसको फोर्स दिया, उतने जोर से वो गिरेगा। अगर आपने सिंपली उसको ऐसे छू लिया, क्या वो गिरेगा? नहीं, हिलेगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि उसका फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, वो हिला नहीं, क्योंकि उसका जो ऑपोजिंग फोर्स, आपने जो थोड़ा सा उसको छू लिया, आपका जो फोर्स था उसका जो फ्रिक्शन था उसका फ्रिक्शन ज्यादा था, यानी उसका स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा था। वही आप उसे जोर से धक्का दिया, जोर से, वो जोर से गिरेगा, उसका फ्रिक्शन कोई काम नहीं देगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया वो। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन के जैसा एक फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन। मैंने कहा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर जाती है, जो फ्रिक्शन पैदा होता है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल कर जाती है, यानी गोल गोल घूम के जाती है, उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपली इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो 35-40 मिनट लग सकता है, बट बढ़िया से देखिए, बढ़िया से देखिए। ये तो पार्ट 1 करेंगे, पढ़ाएंगे आपको 35 मिनट्स तक। अगर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यानी अभी हो चुके हैं 29 मिनट्स और 36 सेकंड्स हो चुके वीडियो, यानी आपकी जो वीडियो है और वीडियो की लेंथ हो चुकी है 29 मिनट्स और 50 सेकंड, यानी 30 मिनट्स होने वाले है वीडियो। यानी करीबन ये वीडियो 30 मिनट्स की होने वाली, 30 मिनट लंबी ये वीडियो होने वाली है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको
35 मिनट्स तक लूंगा, यानी 35, यानी इस वीडियो को मैं 35 मिनट्स तक लूंगा, खींचूंगा। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो पार्ट 2, यानी 35 मिनट्स के बाद हम नहीं करेंगे, और इतना और बड़ा नहीं करेंगे इस चैप्टर को, पार्ट 2 में कर लेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन को जानना जरूरी है, क्योंकि जब आगे जाके 11 पढ़ोगे, यानी 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं पढ़ोगे, तब इसके ऊपर डिटेल चैप्टर है। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। कैसे? आप अपना एक हाथ लो और दूसरा हाथ लो, आप अपना एक हाथ लो और उसके ऊपर दूसरा हाथ लो, और दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ को रफ करो, ऐसे ऐसे अपने हाथों को रफ करिए, जोर से रफ कर रहे हो, तो करने पर क्या हो रहा है, वहां पर आपको थोड़ा सा गर्म, क्या हो रहा है, आपको धीरे धीरे गर्मी लगी आपके हाथों में, आपको लगा कि यार हाथ जल रहे हैं, यानी हाथों में हीट पैदा हो रही है। तो ये क्या है, फ्रिक्शन, ये क्या है, हीट पैदा हो रही है। क्या हो रही है, हीट पैदा हो रही है। क्या, जब आप ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या हो रही है, जब ऐसे धीरे जोर से करते हो तो क्या होती है, हीट जनरेट होती है। ये एक एग्जाम्पल, ये फ्रिक्शन ही तो है। आप अपने एक हाथ को लो, उसको कांस्टेंट कर दो, और दूसरे हाथ को उसके ऊपर घिसो, घिसो ऐसे, एक हाथ को कांस्टेंट, दूसरे हाथ को घिसो। देखिए आपका जो दूसरा हाथ है वो बॉडी है, और एक आपका जो नीचे वाला हाथ है वो कांस्टेंट में, ये ऊपर वाला हाथ एक और ऑब्जेक्ट है, दोनों को घिसिए। घिसने पर क्या होगा, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट और नीचे वाला ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, क्या होगा, हीट जनरेट होगा। आपने देखा है कभी कभी हम गाड़ी को जोर से ले जाते हैं, हम कभी कभी गाड़ी का जो एक्सीलरेटर होता है, स्कूटी हो गया या बाइक हो गया, उसको जोर से मोड़ लेते हैं, और हम क्या करते हैं, अचानक ब्रेक लगा लेते हैं। आप स्टंट मारते हो ना, कभी कभी स्टंट मारते होंगे नहीं, गाड़ी को जोर से एक्सीलरेटर लगा लिया और ब्रेक मार के गाड़ी को ऐसे स्लाइड कर देते हो, यानी घुमा देते हो। तो आपने देखा होगा आपका जो टायर है, उस टायर का और जो रोड में निशान एक ब्लैक कलर का होगा, यानी आप गाड़ी ऐसे ले रहे हो, आपने गाड़ी इतनी बहुत जोर से लिया और यहाँ पर आपने ब्रेक लगा के गाड़ी को ऐसे घुमा दिया, तो जिस कारण आपके जो गाड़ी में से जो टायर्स और जो रोड में एक सम ब्लैक कलर के रंग नहीं जाते, यानी जब स्टंट मारते हो, यानी गाड़ी को जोर से लेते हो और उसको घुमा देते हो, यानी गाड़ी को जोर से लेते हो, एक्सीलरेटर लगाते हो, उसको घुमा देते हो गाड़ी को ब्रेक लगा के, तो वहां पर क्या होता है, आपने रोड को ऑब्जर्व करोगे तो आपके रोड में और गाड़ी में थोड़ा, आपको रोड में थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर का चीज दिखेगा, ब्लैक कलर का चीज पेंट हुआ वो दिखेगा आपकी गाड़ी से ही। कैसे, क्योंकि आपकी गाड़ी और रोड के बीच में हीट जनरेट हुआ वहां पर, ठीक। तो इस कारण फ्रिक्शन पैदा, क्योंकि आपने जब ब्रेक लगाया तो फ्रिक्शन जनरेट हो गया, और वो फ्रिक्शन और वो सरफेस में हीट जनरेट हो गया, जिस कारण वो जो आपका रोड में ब्लैक कलर का कुछ चीज है, जो कलर है वो आ गया। फ्रिक्शन कॉजेस वियर एंड टियर। देखिए फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन के कारण वियर एंड टियर भी होता है। देखिए हम जब साइकिल से जाते हैं तो धीरे धीरे जब साइकिल को हमेशा ब्रेक मारते जाते हैं तो फ्रिक्शन से क्या होता है, देखिए हम जब ब्रेक मारते, ब्रेक मारना एक फ्रिक्शन की तरह है, ब्रेक मारना एक फ्रिक्शन है, क्योंकि वो रुकाता है। अब जब मोशन कर, मान लो आप साइकिल को चला रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, और साइकिलिंग करते आपके सामने एक कुत्ता आ गया, तो आपने ब्रेक मार लिया, तो ब्रेक मारना है क्या है, फ्रिक्शन। तो जब फ्रिक्शन मारोगे तो बार बार ऐसे फ्रिक्शन करते हैं, यानी ब्रेक मारते मारते आपका ब्रेक्स खराब होते हैं, तो उसी को कहते हैं वियर एंड टियर, ठीक। फ्रिक्शन अपोजिट मोशन, ये तो कॉमन पॉइंट है, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, कॉमन पॉइंट है। ये क्या है, कॉमन पॉइंट। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आइए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेज पहले देखिए। फ्रिक्शन अनेबल्स पेन एंड पेपर टू राइट। आप अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप पेन और पेपर में नहीं लिख पाते। अगर आप फ्रिक्शन ना होता, देखिए आप जब पेपर में अपना पेन की टिप को लेकर लिखते हो तो क्या होता है, आप धीरे धीरे जब ABCD लिखते जाते हो, ऐसे ऐसे लिखते आते हो कि नहीं। देखिए यहां पर एक चीज,
यहाँ पर जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जब भी कुछ लिखा जा रहा है फ्रिक्शन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये क्या स्लाइड, ये जो पेन की टिप को देखिए, पेन का जो टिप है यहाँ पर, पेन के टिप को देख रहे हो, देखा, ये पेन का टिप, ये एक मान लो ये जो पेन का टिप है, ये पेन का टिप, और ये सरफेस क्या है, सरफेस है। क्या देखो, ये पेन का टिप है और ये सरफेस है। जब भी हम लिख रहे हैं थैंक्स यू, तो इसके वजह एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ रहा है कि नहीं, फ्रिक्शन जनरेट हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि नहीं तो ये पेन यहीं पर ही रह जाता और यहाँ पर ऐसे खिंचता नहीं, यानी यहाँ पर ऐसे हिलता नहीं, ठीक ना हिल पाता। जब भी आप लिख रहे होते यहाँ पर ऐसे स्लाइड कर जा रहे हो, यहाँ पर जब हम साइन मारते बी ऐसे, तो यहाँ पर स्लाइडिंग हो रहा है, यहाँ पर जो स्लाइडिंग हो रहा है, ये क्यों जनरेट हो पा रहा है, ये जनरेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेन, ये जो पेन है, ये पेन और इसके पेपर के वजह फ्रिक्शन का एक कनेक्शन है, तो इस कारण आप लिख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है, फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड ऑलवेज आवर मूवमेंट लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। वही सेम कारण, आप रास्ते में क्यों चल पाते हो, दौड़ पाते हो, क्यों खड़े हो पाते हो, ये फ्रिक्शन के कारण है। फ्रिक्शन between the surface of road and the tires of the vehicles allow the move in without slipping। जब रोड में फ्रिक्शन है तो इसीलिए जो कार्स, आपके जो गाड़ियां, व्हीकल्स रोड में अच्छे से चल पा रहे हैं। अब कोई अगर सर फ्रिक्शन ना होता तो क्या हम रोड में नहीं चल पाते, नहीं चल पाते। आप जब भी रोड में चलते तो आप गिर जाते, जब आप रोड में दौड़ते तो वहां पर आप अच्छे से दौड़ नहीं पाते, अच्छे से खड़े नहीं हो पाते, फ्रिक्शन है इसीलिए इरेगुलरिटीज हैं। आपके पैर में और जो सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज हैं वो दोनों इंटरलॉक हो जाते हैं और जिस कारण आप खड़े हो पाते हो। आपने इमेजिन किया है क्या बर्फ में कभी खड़े हो पाओगे? एक बर्फ है, स्लाइडिंग बर्फ, स्लाइड करने वाला बर्फ, क्या वहां पर आप खड़े हो जाते हो? नहीं हो पाते हो, वहां से खिसक जाते हो। जब भी आप बर्फ, कोई मान लो एक बर्फ है, बर्फ तो हम बर्फ नहीं, जो झील होती है, झील देखिए, झील अगर विंटर के समय पूरी तरह से जम जाए तो वहां पर जाके खड़े होना, तो खड़े होने से वहां फिसल जाओगे आप। क्यों? क्योंकि उस सरफेस के अंदर कोई इरेगुलरिटीज है ही नहीं। इरेगुलरिटीज ना होने के कारण वहां पर फ्रिक्शन डेवलप हो ही नहीं पा रहा है, वहां पर फ्रिक्शन डेवलप हो ही नहीं पा रहा है। कंक्रीट रोड में खड़े हो जाओ, उसके उधर इरेगुलरिटीज है, उबड़ खाबड़ है, पॉलिश्ड सरफेस नहीं है। वही आपने देखा होगा, आपका जो टायर है, आपका टायर, व्हीकल का जो टायर होता है वो पूरी तरह से पॉलिश्ड नहीं होता है, उसमें थोड़े से उबड़ खाबड़ होते हैं। दिखाते हैं आपको टायर दिखाए, तो देख लीजिए यहाँ पर टायर को बढ़िया से, तो देखिए यहाँ पर ये इंटरलॉक है, देखिए यहाँ पर ये क्या पूरा सरफेस पूरी तरह से क्या है, प्लेन है? नहीं है, उबड़ खाबड़ है। देखिए यहाँ पर कभी सोचा ये कहीं उबड़ खाबड़ है? नहीं सोचा है। अब सोचिए, ये इसलिए उबड़ खाबड़ है, ये इरेगुलर इसलिए है क्योंकि जब ये किसी सरफेस से कांटेक्ट में आएंगे तो उस सरफेस की इरेगुलरिटीज और इस टायर की इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, और इंटरलॉक होने के कारण गाड़ी उस सरफेस में आराम से स्टेबल होकर रह जाएगी, ना हिलेगी ना डुलेगी। कभी आपने सोचा है, कभी प्लेन जगह पे आपने गाड़ी रखा है और गाड़ी को आप उतर के चले और गाड़ी हिलती नहीं है? क्यों नहीं हिलती? क्योंकि उसकी टायर्स और सरफेस की इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक होते हैं, तो इसलिए इंटरलॉक होते हैं, इसलिए ये उबड़ खाबड़ बढ़िया से है। और देखोगे, देखो उबड़ खाबड़ है यहाँ पर सर, ये पूरा इस टायर में पूरा है डिजाइन, हम लगता है ये डिजाइन है, नहीं, ये डिजाइन नहीं है, इट इज नथिंग बट इज द साइंस। ये उबड़ खाबड़ क्यों है? इट्स नॉट अबाउट डिजाइन, इट्स ऑल अबाउट साइंस।
ये इसलिए उबड़ खाबड़ है। इट्स ऑल अबाउट साइंस, मेनली द फिजिक्स, मेनली फिजिक्स। क्लियर है? ठीक। डिसएडवांटेज खत्म करते हैं और इस चीज को खत्म करते हैं। किसको? इस वीडियो को। ठीक। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फ्रिक्शन कॉजेज मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप और स्लो डाउन। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही है उस बॉडी को रुकाने के लिए, रुकावट के लिए, उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए हमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है। हम फ्रिक्शन, अब हम अगर हमारे गाड़ी में अगर हम कार चला रहे हैं और कार में अगर व्हीकल ना यानी ब्रेक्स ना होता तो क्या होता? एक्सीडेंट होता। तो ब्रेक्स क्या है? ब्रेक्स आर द एग्जांपल ऑफ द फ्रिक्शंस। द फ्रिक्शन यूजेस सॉरी डिसएडवांटेज में या एडवांटेज हमने बता दिया। तो डिसएडवांटेज द फ्रिक्शन कॉजेज मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप और स्लो डाउन। देखिए फ्रिक्शन, जब भी कोई बॉडी बढ़िया से अपना मूवमेंट करती जाती है तो फ्रिक्शन क्या करता है? उसे स्लो डाउन कर देता है हमेशा। अगर आपको कहीं एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को अगर आप धक्का दे रहे हो, वो नहीं हिल रहा है, वो ना हिलने के कारण ही फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, वो नहीं हिल पा रहा है, तो ये एक डीमेरिट है। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो अगर आपकी गाड़ी और आपके टायर का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो आपकी गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी, स्मूथ नहीं लगेगी। आपको लगेगा गाड़ी बहुत टाइट चल रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, स्मूथ नहीं, मक्खन नहीं लग रही। हम कहते हैं ना गाड़ी मक्खन चल रही है, हम कहते हैं ना कभी ये गाड़ी मक्खन की तरह चलती है। गाड़ी मक्खन की तरह इसी चलती है जो रोड और जो सरफेस और जो टायर्स है वो मक्खन की तरह होता है, यानी बढ़िया से उनके अंदर ज्यादा फ्रिक्शन नहीं जनरेट हो रहा है। यानी अगर ज्यादा आप इंटरलॉक्स कर दोगे, ज्यादा इरेगुलरिटीज कर दोगे, अगर ज्यादा सरफेस इरेगुलर हो गया और टायर और भी इरेगुलर हो गया तब ज्यादा फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ज्यादा इंटरलॉकिंग हो रहा है ना, उन दोनों के बीच में ज्यादा इंटरलॉकिंग जब होगा तब क्या होगा? ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा अभी हमने टायर जो दिखाए वो टायर में ज्यादा इरेगुलरिटीज नहीं थे, कम थे। और जो आपका सरफेस कंक्रीट वाला सरफेस होता है, कोयले से बना हुआ जो रोड होता है, वो क्या ज्यादा ऊपर खावड़ होता है? नहीं, वो थोड़ा सा प्लेन होता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट कॉजिंग द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। देखिए मैंने कहा, जैसे एग्जांपल दिया, आप गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी में जब स्टंट मारते हो, जब आप गाड़ी में जोर से ब्रेक लगा स्टंट मारते हो तो वहां पर हीट रिलीज होता है, यानी जो सरफेस है और आपकी जो टायर उसके बीच में थोड़ा सा हीट जनरेट होता है, जिस कारण धुआं निकल जाता है, यानी टायर से धुआं निकल नहीं जाता है। तो उसके मदद से क्या होता है? एनर्जी लॉस हो रहा है, बहुत एनर्जी फालतू में वेस्ट हो रही है। वेयर एंड टू मूविंग मटेरियल मशीनरीज, यानी फ्रिक्शन अगर देखिए टायर और सरफेस बीच में, टायर और सरफेस के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन हो तो ऑब्वियसली टायर जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा, तो वो ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, जिस कारण वो ज्यादा फोर्सफुली सरफेस को हो जाएगा, जिस कारण वेयर एंड टियर होगा। ठीक है, यानी मशीनरी जो पार्ट से वो ज्यादा जल्दी खराब हो जाएंगे। दैट्स ऑल। और दूसरा जो लेक्चर हमारा होगा पार्ट 2, मात्र 10 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम टॉपिक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।